Welcome guys. Today we move to some board exam papers relating to direct and indirect speech. These questions were asked in the board exams of UP Uttarakhand and 10th board CBSE exams. So these are very important for you. First of all, you have to note that which sentence is in the inverted commas. First, recognize the sentence. First, acknowledge the sentence. There are 5 types of sentences in direct and indirect speech. For them, we have the separate rules of changing reporting verb, using conjunction and changing the reported speech. तो पहले सबसे पहले आप ये पहचानो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस किस टाइप का है। 5 प्रकार के वाक्य हैं। कौन कौन से? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। अगर कथन है हाँ और ना वाले साधारण वाक्य हैं तो स्टेटमेंट। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव। और अगर आदेश दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस की जा रही है तो इम्पेरेटिव। और अगर कहीं पर दुख व्यक्त किया जा रहा है, प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है, मन के अंदर अचानक कोई हर्ष या दुख, सुख, आश्चर्य व्यक्त होता है तो ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और कहीं पर हम देखते हैं कि बड़ी हमारी इच्छा होती है, हम किसी को बधाई देते हैं, किसी को शुभकामनाएं देते हैं और किसी के लिए हम विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं या कहीं पर श्राप देते हैं या किसी को विदा होते समय फेयरवेल करते हैं, बाय, गुड बाय। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आपने ये सेंटेंस पहले सीक्वेंस वाइज सेपरेट रूप में पढ़े हैं। अब आपने यहाँ उस स्किल को अप्लाई करना है। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज नंबर 5, बोर्ड एग्जाम्स पेपर्स। बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी में हो या उत्तराखंड में हो या सीबीएसई 10th बोर्ड के एग्जाम में हो। पहला, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, अटैक, डोंट लेट ए सिंगल एनिमी सोल्जर गो बैक अलाइव। आक्रमण करो, कोई भी एक भी दुश्मन का सैनिक जिंदा नहीं लौटना चाहिए। तो क्या है ये वाक्य? इम्पेरेटिव है, इसको पहचानना है। अटैक करो, तो ये आदेश दे रहा है। कौन दे रहा है? कैप्टन दे रहा है। किसको दे रहा है? अपने सोल्जर्स को दे रहा है। तो आपने पहचान लिया कि ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तब आप रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करोगे? ऑर्डर्ड में। किस में चेंज करोगे? ऑर्डर्ड में। तो क्या बनेगा? द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स का क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। और फिर क्या होता है आपको पता है? इन्फिनिटिव होता है सेंटेंस का पहला अक्षर जो है वो वर्ब से शुरू होता है। अटैक, आक्रमण करो। तो क्या अर्थ हुआ इसका? टू अटैक। इसके आगे टू लगा दोगे, वर्ब है ये, फर्स्ट फॉर्म है, इसके आगे इन्फिनिटिव बनाओगे तो टू लगेगा। द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स टू अटैक। क्या अर्थ हुआ इसका? टू अटैक का आक्रमण करने के लिए सोल्जरों को, अपने सिपाहियों को आदेशित किया। फिर क्या कहा उसने? डोंट लेट ए सिंगल एनिमी सोल्जर गो बैक अलाइव। ध्यान रहे, एक भी क्या दुश्मन का सैनिक जिंदा नहीं बचना चाहिए। फिर क्या कहेंगे आप? डोंट लेट ए सिंगल एनिमी सोल्जर गो बैक अलाइव। तो आप अब यहाँ पर क्या करा है उसने? फिर आदर करा है,
एंड फर्दर सेड। ये सेट किसके लिए आया है? ऑर्डर्ड के लिए। समझ में आ रहा कुछ? आप कहोगे साहब ऑर्डर्ड क्यों नहीं लिख रहे हो? 2 बार ऑर्डर्ड लिखने में हमेशा हम रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, लेकिन वर्ब चाहिए मुझे। एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य और है, इसलिए मैंने एंड से जोड़ दिया। एंड फर्दर का मतलब होता है आगे कहा और आगे आदेशित किया, ये सेंस हुआ, क्योंकि पहले ऑर्डर आया है तो अपने आप वही सेंस देगा वो। डोंट लेट ए सिंगल एनिमी सोल्जर गो बैक। नहीं जाना चाहिए तो क्या कहोगे? डोंट लेट का क्या हो जाएगा? नॉट टू लेट अ सिंगल एनिमी सोल्जर टू गो बैक अलाइव। तुम कहोगे साहब गो भी आया है और यहाँ पर लेट भी आया है। पहले तो वर्ब होती है, दूसरा इन्फिनिटिव होता है, लेकिन इस इन्फिनिटिव को हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ये वर्ब नहीं है, टू गो है ये। जाने के लिए, जिंदा जाने के लिए, ये है इसका सेंस, जिंदा जाना। लेकिन इसमें टू लगा नहीं है, हमको मानना पड़ेगा ये क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है, जिसमें टू नहीं लिखा है, लेकिन हम जानते हैं। तो इसलिए क्या कहा? द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर टू अटैक एंड फर्दर सेड डू नॉट लेट ए सिंगल सोल्जर। क्या होगा? नॉट पहले आ जाता है, टू लेट, नॉट टू लेट अ सिंगल सोल्जर, सिंगल एनिमी सोल्जर, सिंगल एनिमी सोल्जर। गो का गो ही रहेगा, पर ध्यान रखो ये क्यों रहा गो? टू गो है ये। बैक अलाइव, समझा देता हूं मैं आपको। कैप्टन ने आदेशित किया अपने सिपाहियों को आक्रमण करने के लिए और आगे कहा एक भी दुश्मन का सैनिक वापस जिंदा नहीं जाना चाहिए। वही अर्थ आया। डू नॉट गो का या डू नॉट लेट का हो गया नॉट टू लेट। नॉट टू लेट यानी लेट जो वर्ब थी उसको हमने इन्फिनिटिव बनाया, और इसी टू ने यहाँ पर भी काम किया, लेकिन उसके आगे लिखा नहीं जाता है। नेक्स्ट, सी सेड मदर आई वॉज वेटिंग फॉर यू हियर अंडर द मैंगो ट्री फॉर मोर देन एन आवर। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि आप हमें ऑप्टेटिव पढ़ा रहे हो या एक्सक्लेमेटरी पढ़ा रहे हो या असर्टिव। आपको पहचानना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्या कहोगे? हम इसको कैसे चेंज करेंगे? भाई जब तक हमको ये वाक्य का पता न चल जाए, इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य किस टाइप का सेंटेंस है। क्या कह रहा है वो? मदर मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी मैंगो ट्री के नीचे फॉर मोर देन एन आवर, 1 घंटे से भी ज़्यादा समय से। ये असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये? असर्टिव, साधारण कथन, स्टेटमेंट। अब मदर का है, ये वोकेटिव केस होता है। वोकेटिव केस का मतलब किसी को आवाज़ देना, किसी का नाम लेना। तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पर। सी टोल्ड हर मदर, और कंजक्शन क्या लगता है? डैट। ये तो आप जानते ही हो, कंजक्शन डैट लगता है। चलो वोकेटिव केस को मैंने क्या बना दिया? मदर को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। तो क्या बना? सी टोल्ड हर मदर। अब बहुत से लोग कहेंगे आप ऐसा करो, मदर को आप सेइंग मदर शी सेड ऐसा लिखो। माता जी कहते हुए उसने कहा, क्या फायदा? सी टोल्ड हर मदर दैट। स्टेटमेंट है, उसको स्टेटमेंट की तरह लिखो। आई वॉज वेटिंग, कौन बोल रही थी? आई कौन कहेगा? बोलने वाला। कौन है बोलने वाला? कोई लड़की है, सी है। तो क्या हो जाएगा? आई का सी। यहाँ पर वॉज वेटिंग, इज वेटिंग का तो वॉज वेटिंग होता है। वॉज वेटिंग का क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो क्या बना? दैट सी हैड बीन, सी हैड बीन वेटिंग
फॉर यू, यू किसके लिए? तुम्हारे लिए कह रही है वो लड़की। किसके लिए? अपनी माँ के लिए। फॉर हर, ऑब्जेक्ट कौन है? मदर बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट, यहाँ देख लो ये, तो फॉर हर हो जाएगा। फॉर हर अंडर द मैंगो ट्री। कॉमा, फॉर मोर देन एन आवर, पूरा वाक्य ऐसे उतार लो, फॉर मोर देन एन आवर। लीजिए नंबर 3, द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। टीचर ने कहा, पास्ट टेंस है देख लो, द अर्थ रोटेट्स, पृथ्वी घूमती है, ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही धुरी के चारों तरफ। घूमते नहीं घूमती है चारों तरफ। कितना समय लगता है? 24 घंटा। क्या होता है? दिन रात। तो क्या कहोगे? द टीचर शेड, द टीचर शेड दैट। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव। द अर्थ अब क्या होता है? यहाँ शेड है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ तो प्रेजेंट रह ही नहीं सकता है। अगर यहाँ पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई चेंज नहीं होता है। ये होना चाहिए, नियम ये कहता है। लेकिन एक नियम ये भी है जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। वैसे ही यहाँ पर भी है, पृथ्वी अपने एक्स के चारों तरफ घूमती है, हम जानते हैं सभी। ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसी स्थिति में पास्ट टेंस होने के बावजूद भी इसका टेंस नहीं बदलेगा, रोटेट्स रोटेट्स ही रहेगा। सच्ची बात है वो। तो क्या कहोगे? द टीचर सेड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। लो, अपने धुरी के चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। वैसा ही रहा वो, पास नहीं किया मैंने। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, क्या आप पिछली रात अच्छे ढंग से सोए थे? क्या कर रहा है डॉक्टर? कैसा सेंटेंस है देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसको भी देख लो। ये लास्ट में क्या दिया है? मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। तो आपने अंदाजा लगा लिया ये तो साहब क्वेश्चन मार्क है, ये तो वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो इसलिए यहाँ की वर्ब किसमें बदलेगी? शेड, शेड टू किसमें बदलेगी? आस्क्ड में, वांटेड टू नो में। चलो आस्क्ड ही कहो, पूछा, डॉक्टर ने पूछा, तो क्या बना? द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। मरीज से पूछा, डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट। अब इसमें डेट कंजक्शन नहीं आता है। इसमें हमारे दो नियम हैं। एक तो है साधारण प्रश्नवाचक जो क्या से शुरू होते हैं, ये भी क्या से शुरू हो रहा देख लो, डिड यू स्लीप, क्या आप सोए थे। दूसरा नियम वही, उसी को समझो, वर्ब बी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, वर्ब डू, डज, डिड, वर्ब हैव, हैज, हैव, हैड, ये आए हुए हैं। यहाँ पर डिड आ गया देखो, डू, डज, डिड, वर्ब डू आया है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसलिए क्या कहोगे यहाँ पर? क्या लगेगा? इफ़ या वेदर। अच्छा तो वेदर माना जाता है, लेकिन बच्चे लिखने में इफ़ को पसंद करते हैं। इफ़ लो, जिसका उत्तर हाँ या ना में आता है हमेशा उसको वेदर से कंजक्शन यूज करते हैं। ये आप आगे जब बार बार अभ्यास करोगे तो खुद ही वो हैबिट में आ जाता है। द डॉक्टर सेड दैट
आस्क्ड द पेशेंट इफ़, यहाँ पर कंजक्शन क्या लगा, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा इफ लग गया। अब डिड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट लो पहले। अब वाक्य असर्टिव बनता है, ये सबसे बड़ा नियम है। यू किससे कहा डॉक्टर ने, पेशेंट से कहा। तुम किससे पूछ रहा डॉक्टर, पेशेंट से, तो यू किसके लिए आया, पेशेंट के लिए। आप पेशेंट के लिए क्या कहोगे, ही। अब आओ डिड स्लीप, ये पास्ट टेंस है, क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट, सोए थे। डिड स्लीप को मिला दो, स्लेप्ट बन जाता है। एक नियम तो ये है, स्लेप्ट का हो जाएगा हैड बीन, हैड स्लेप्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो उसका हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया। और दूसरा नियम यह है कि डिड को हैड में बदल देते हैं, स्लीप का थर्ड फॉर्म लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ डिड प्लस स्लीप इक्वल टू स्लेप्ट। स्लेप्ट बदलेगा, सेकंड फॉर्म है तो बदलेगा हैड और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। तो क्या कहोगे, ही, इफ ही हैड slept, if he had slept well। लास्ट नाइट का क्या कहोगे, द नेक्स्ट नाइट, नो द नेक्स्ट तो नहीं आएगा, द यस्टरडे को क्या होता है, द डे बिफोर यस्टरडे कहते हैं आप। तो ऐसी क्या कहोगे, लास्ट नाइट का क्या कहोगे, द प्रीवियस नाइट कर दो, द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट का आपने कह दिया द प्रीवियस, वही अर्थ हुआ उसका, लेकिन बदलना पड़ता है। लो अब आइए नेक्स्ट, फिफ्थ में क्या दिया है, डू नॉट टेक द ट्रबल ऑफ कमिंग ऑल द वे। डू नॉट टेक द ट्रबल ऑफ कमिंग ऑल द वे, आई सेड टू द बॉय। ये नहीं लिखा इसमें, I said to the boy, ये था पूरा। रिपोर्टिंग स्पीच नहीं लिख पाया था मैं। तो क्या कहोगे, डू नॉट टेक द ट्रबल ऑफ कमिंग ऑल द वे। जो वाक्य डू से शुरू होते हैं, डू नॉट टेक या केवल टेक, तो वाक्य क्या होते हैं, इंपेरेटिव। आपने देखा, कम हियर, गो दियर, डोंट कम हियर, डोंट गो दियर, तो ऐसे वाक्य हैं ये, तो इंपेरेटिव है। डू नॉट टेक, तो आई सेड टू द बॉय को क्या कहोगे, आई ऑर्डर्ड द बॉय, आई रिक्वेस्टेड द बॉय, आई एडवाइज द बॉय। अब रिक्वेस्टेड तो इसलिए नहीं आता है क्योंकि बॉय से कह रहा हूँ मैं, प्लीज भी नहीं आया है। अब आया ऑर्डर की बात, भाई बच्चे से जब कहेंगे तो क्या आदेश देना है उसको। वो ये कह रहा कि सारा रास्ता आने के लिए आप ज़्यादा मुसीबत मोल मत लेना, सारे रास्ते भर आने के लिए आप मुसीबत मोल मत लेना, किसी के साथ आना, किसी वाहन में आना, ये सेंस है उसका। तो इसलिए क्या कहोगे, एडवाइस किया उसने, आई एडवाइज द बॉय, आई एडवाइज। क्योंकि आपने एडवाइज, क्योंकि आपने इस वाक्य को पहचान लिया, ये वाक्य क्या है, इंपेरेटिव है। तो आई एडवाइज्ड द बॉय। अब नियम क्या है, दैट नहीं लगता है कंजक्शन में। ये डू नॉट टेक का होगा नॉट टू टेक, वर्ब के आगे टू लगाते हैं। अगर डू नॉट है तो डू हट जाएगा, नॉट टू टेक। आई एडवाइज द बॉय नॉट टू टेक ट्रबल्स, नॉट टू टेक ट्रबल, नॉट टू टेक ट्रबल ऑफ कमिंग ऑल द वे। सारे रास्ते भर की मुसीबत मोल मत लेना। मैंने उसको सलाह दी, प्लीज एक्सक्यूज मी दिस टाइम, द बॉय सेड टू हिज फादर। लड़के ने अपने पिताजी से कहा, कृपया इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए। अब तुमको ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य को पहले पहचानना है। क्या ये असर्टिव है, क्या ये इंट्रोगेटिव है, क्या ये इंपेरेटिव है, क्या ये एक्सक्लेमेटरी है, क्या ये ऑप्टेटिव है। आपने देखा ये प्लीज शब्द आया है, कृपया क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये वाक्य कैसा हो गया, इंपेरेटिव। ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाला वाक्य हुआ।
तो क्या कहोगे, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, प्लीज़ हट जाएगा और क्या हो जाएगा, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। क्या लिखोगे, द बॉय, प्लीज से हमने अंदाज लगा लिया, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। रिक्वेस्टेड हिज फादर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब क्या आता है, प्लीज़ को आपने हटा दिया, एक्सक्यूज वर्ब आता है, माफ़ कर दीजिए। और ऐसे वाक्यों को हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव बना देते हैं। फर्स्ट फॉर्म आई है तो इसके आगे टू लगा देंगे। मी कह रहा है, मी कौन कह रहा है, लड़का कह रहा है, जो बॉय है वो कह रहा है, तो हम क्या कहेंगे, मी की जगह में हिम। टू एक्सक्यूज हिम, दिस टाइम का क्या हो जाएगा, दैट टाइम। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू एक्सक्यूज हिम। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, दिस का डेट टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर दिस का डेट टाइम नहीं होगा। पिताजी वहीं पर है, पिताजी के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है, तो दिस का डेट कर दोगे तो उस वाली गलती जो है क्या है, वो तो अभी की गलती है। वहीं पर वो बात भी कर रहा है अभी पिताजी से, और उसकी बातों को हम अपने शब्दों में कह रहे हैं। तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू एक्सक्यूज हिम दिस टाइम, दैट टाइम हो सकता है। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू एक्सक्यूज हिम दैट टाइम, उस बार, क्योंकि हम उसकी बात को हम कह रहे हैं अपने शब्दों में। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये वाक्य थे मिश्रित, मिसक्लेनियस, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा गए हैं। पिछले बोर्ड एग्जाम के पेपर्स हैं ये, मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ। तो सीबीएसई 10th की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, और जो यूपी बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, और भी जो स्टेट्स जिनके सिलेबस में क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है, तो वो ध्यान दें। पहले हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस को पहचानना है, और फिर याद रखना है कि उसका रिपोर्टिंग वर्ब क्या चेंज होगा, कंजक्शन कौन सा लगेगा। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।